जी क्या समस्या हो रही? अच्छा अच्छा अच्छा। चलो बाद में कर, समझ गया मैं सर। SI वाले है ना, ठीक है। आपका सिलेबस में मूल विधि, ठीक है, कल भी बताया था कितने की, लगभग 10 मार्क्स की, है ना। 10 आपकी पॉलिटी। हाँ जी, एक मिनट आवाज। पॉलिटी, बैठ जाओ। कल भी बताया था 4 सेक्शन है क्या, SI वालों के लिए, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और GS, है ना।
40-40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। टोटल मार्क्स कितना, 400 है ना। यानी कि पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 2.5 मार्क्स, ठीक है। पर क्वेश्चन कितने होगा, 2.5 मार्क्स, ठीक है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आइस पाइस धप्पा भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस, है ना। ये 3 पोर्शन तो आदमी कर लेगा आराम से, है ना। कर भी रहे होंगे, क्लास भी चल रही होगी प्रॉपर। बात है जीएस की। जीएस में आपको कल ही बताया, पॉलिटी सबसे ज्यादा वेटेज पॉलिटी का, सेकंड पे आपकी मूल विधि। इन दोनों का वेटेज सबसे ज्यादा, लगभग 20 क्वेश्चन आएंगे कहाँ से, इन 2 पोर्शन से, है ना। बाकी में सारी जीएस, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमी हो, या फिर करंट अफेयर हो, या फिर कंप्यूटर हो, या फिर आपका यूपी जीके हो, या फिर एटीसी, है ना। यानी कि सबसे ज्यादा वेटेज इन 2 पोर्शन का जीएस में, और बाकी में 20 क्वेश्चन कहाँ से, बाकी जीएस से, है ना। तो ये तो आपके मजबूत होने ही चाहिए अगर आप ऐसा ही देने जा रहे हैं यूपी वाला, ठीक है। सिलेबस आपको पता होना चाहिए, आपकी टेबल पे हमेशा सिलेबस रहना चाहिए, है ना। सिलेबस रखो निकाल कर, ठीक है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो, मैथ हो, रीजनिंग हो ना। चलिए पॉलिटी आपकी चली रही है, भाग 4 तक तो किसने, मैंने करा दिया, है ना। भाग 5 आपका उधर चल रहा, ठीक है। पॉलिटी हो जाएगी आपकी, शायद अगले मंथ हो जाए, है ना। अब बात करेंगे मूल विधि। मूल विधि है क्या, है ना। कुछ ऐसे बेसिक लॉ हैं जो आपके अधिकारों का संरक्षण कर रहे हैं, है ना। कुछ ऐसे बेसिक लॉ जो आपके राइट का क्या कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं। कोई समस्या, चलिए मूल विधि। सिलेबस क्या है आपका, ये ना देखा होगा। चेंज कब होती है, मतलब ये 2023 में चेंज होती है, लागू तो 2024 चेंज 2023 में होती है, बिल्कुल दिसंबर 2023 में। बीएनएस, आपको मूल विधि के अंदर सिलेबस पढ़ना बीएनएस, बीएनएसएस, ठीक है। महिला और बच्चों, एससी जाति आदि को संरक्षण के लिए जो एक्ट आए हुए, ठीक है। बच्चों के लिए क्या, राइट टू एजुकेशन 2009, महिलाओं के लिए क्या, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, ठीक है। घरेलू हिंसा अधिनियम, बहुत सारे एक्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। यातायात नियमों से संबंधित, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित, वन्य जीव संरक्षण से संबंधित, मानवाधिकार संरक्षण से संबंधित जो भी अधिनियम आए हुए वो आपको पढ़ने। कोई समस्या, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, है ना। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ये भी आपको पढ़ना। आरटीआई लगाते हो आप, है ना, इसके बारे में भी आपको पढ़ना, ठीक। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, एनएसए, ठीक है। कब, 1980।
सबसे पहले इसमें भी आपको वो चीज पढ़नी जिसका वेटेज ज्यादा हो, है ना, मूल विधि के अंदर। ठीक है, इन दो पोर्शन का, इनका पोर्शन तो है बड़ा, मतलब इसमें कितनी धाराएं, 358, इसमें कितनी धाराएं, 531, है ना। इसमें कितने अध्याय या भाग, 20, और इसमें 39, यानी कि लगभग 900 धाराएं आपको पढ़नी। ठीक है, और टोटल 10 क्वेश्चन आने, 10 में से 2 या 3 ही क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, आपके बीएनएस और बीएनएसएस। बाकी ये पोर्शन है, इनके अंदर क्या है, बहुत कम धाराएं हैं, छोटे छोटे हैं, सारे एक्ट जो हैं छोटे छोटे हैं, और वहां से कितने 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे आपके बाकी पोर्शन से, है ना। तो सबसे पहले आपको ये एक्ट पढ़, बिल्कुल ठीक है, कल भी बताया था। क्या पूछ रहे थे आप बीएनएस और बीएनएस के बारे में, बीएनएस, है ना। पहले क्या था ये, आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, इसका नाम पहले क्या था, सीआरपीसी, है ना, ठीक है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर। हाँ, अब ये बने हुए थे किस समय के, अंग्रेजों के टाइम, है ना। आपने बिल्कुल, बहुत सारे कानून सेम है, बहुत सारे कानून चेंज कर दिए। ठीक है, अब हाँ, जैसे ये बने हुए थे किसके समय के, अंग्रेजों के टाइम के, है ना। तो जैसे राष्ट्रद्रोह, पहले क्या था, राजद्रोह, मतलब किसी राजा के खिलाफ अगर आपने कोई काम किया तो उसको आप क्या कहते थे, राजद्रोह। लेकिन अब राष्ट्र के खिलाफ कर रहे तो उसे क्या कह दिया, राष्ट्रद्रोह, है ना। तो राजद्रोह को चेंज करके क्या कह दिया, राष्ट्रद्रोह। यानी कि अंग्रेजों की जो परंपराएं थी, अंग्रेजों ने जो अपने हिसाब से कानून बनाए, कुछ कानून सेम के सेम रखे, कुछ कानून उन्होंने चेंज कर दिए। यहाँ तक कोई समस्या? यही चेंज करने का एक कारण था। बना था कब, 19 आईपीसी, हाँ जी, 1961, ये 1973, 1961 में कौन सा, हाँ हाँ, मेन जो है आईपीसी के कारण ये चेंज कर दिए। ठीक है, आईपीसी बना कब, 1961 में। ठीक है, विधि आयोग आपने पढ़ा भी होगा, विधि आयोग विधि सदस्य की नियुक्ति कर दी, कौन से एक्ट के तहत, जब आप एक्ट पढ़ रहे थे पॉलिटी में। हाँ जी, लॉ कमीशन, विधि आयोग, है ना। कौन से एक्ट के तहत, है ना, कौन से चार्टर एक्ट के तहत विधि आयोग का गठन किया गया, याद है कुछ, 1833, है ना, 1833, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत किसका गठन कर दिया, विधि आयोग का, है ना। इसी ने सिफारिश की थी किसकी, आईपीसी की, इंडियन पिनल कोड की, किसने, विधि आयोग ने। इसके अध्यक्ष कौन थे उस समय, हाँ जी, जी जी, विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, याद नहीं रहा, मैकाले,
मैकाले, इसने क्या सिफारिश की थी आईपीसी की, ठीक है, और बन के तैयार हुआ 1961। 18 कब 18 1861 है 1961, 1861 होगा है ना, मैं 19 ही बता रहा क्या आपको, 1861 है ना, चलिए 1861, कोई समस्या, चलिए बीएनएस और बीएनएसएस के बारे में तो पढ़ेंगे हम बाद में, है ना, ये लेंथी पोर्शन है और क्वेश्चन आएंगे यहाँ से कम, ठीक है। हम पढ़ेंगे किसके बारे में, पहले ये जितने भी सारे एक्ट हैं ना, बीएनएस पढ़ेंगे सब, बीएनएस भी और बीएनएसएस भी, है ना, सबसे पहले वो चीज पढ़ेंगे जिसका वेटेज ज्यादा हो, ठीक है। कल भी हम पढ़ रहे थे कौन सा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, है ना, यही पढ़ रहे थे। कल हमने पढ़ा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में, ठीक है। क्या होता है दहेज, हाँ जी, हाँ यही पढ़ रहे थे ना, पूरा नहीं हुआ था ये, कंप्लीट नहीं हुआ था, है ना। दहेज क्या होता है ना, यही दहेज है ना, इसके साथ जोड़ दो आप संपत्ति, है ना, ठीक है, प्रॉपर्टी, या दहेज लेने या देने के लिए किया गया वादा भी क्या है, दहेज, हाँ ठीक है। और 1989 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो भी मांग होगी, किसी भी चीज की मांग होगी, प्रत्येक मांग क्या है, दहेज, है ना। ऐसे तो आप डिसाइड नहीं कर सकते, आपने किसी को गिफ्ट दे दिया शादी में, तो वो दहेज है नहीं, है ना, हाँ, यानी कि वर और वधु को दिया गया गिफ्ट दहेज से क्या है, बाहर, है ना, बिल्कुल। अगर कोई गिफ्ट में दी हुई चीज है तो उसको लेकर आप दहेज वाला केस नहीं कर सकते, है ना। कर सकते हो अगर किसी ने मांग की, किसी ने, किसने, सगे संबंधी आपके, है ना, परिवार वाले, बुआ फूफा, है ना, ठीक है। इसमें बिचौलिया भी है, अगर बिचौलिया भी सेटिंग कर रहा किसकी, दहेज की, तो उस पर भी केस चलेगा दहेज वाला, ठीक है। यही पढ़ा था हमने। 1 जुलाई 1961 में क्या लागू हो गया पूरे भारत में, हाँ, ये एक्ट बनाया 1961, ठीक है। जब ये एक्ट बना, संसद पहली बार, इंपॉर्टेंट है, पहली बार संयुक्त अधिवेशन, अधिवेशन, जॉइंट सेशन, ठीक है। पहली बार भारत में जॉइंट सेशन हुआ संसद में, क्या होता है, हाँ जी, जब लोकसभा, संसद होगी क्या, जी, संसद क्या है, लोकसभा, दिखाई दे रहा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, यही आपकी संसद है। जब संसद के दोनों सदनों में क्या हो जाए, किसी बात को लेकर मतभेद, ठीक है, तो क्या होगा, संयुक्त अधिवेशन, कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल नंबर 108 के तहत,
और पहली बार दहेज अधिनियम को लेकर संसद में क्या हो गया, दोनों सदनों में मतभेद। पहली बार ज्वाइंट सेशन हुआ, संयुक्त अधिवेशन हुआ कब, 1961। क्वेश्चन पूछ सकता है, पॉलिटी में भी पूछ सकता है और आपकी मूल विधि में भी। पहला ज्वाइंट सेशन, पहला संयुक्त अधिवेशन कब हुआ, 1961 में। बिल्कुल 1961। कौन अध्यक्षता करेगा, ये इंपॉर्टेंट है, आना ही आना, पॉलिटी के अंदर आना ही आना। ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता, हाँ जी, लोकसभा का अध्यक्ष जी, लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करे, अध्यक्ष है ना, लोकसभा में अध्यक्ष होता है ना। कौन है वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष, चलिए लोकसभा का अध्यक्ष तो करेगा अध्यक्ष साहब, बुलाएगा कौन, अब लोकसभा और राज्यसभा को अब मतभेद है तो इनको बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति, ध्यान रखना, बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। अध्यक्षता का मतलब क्या है कि जैसे मैं आपका अध्यक्ष हूं, आप में कोई मतभेद हो गया है ना, पुरुष और महिला वर्ग में, ठीक है, तो मैं फैसला लूंगा लास्ट में, मेरे साइन होंगे लास्ट में कि फैसला क्या होना। बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन पूछ, हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन आपसे पूछेगा संयुक्त अधिवेशन में किसके हस्ताक्षर होते हैं ना फैसले पर, ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष के हैं। अंतिम फैसला कौन सुनाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। कोई समस्या, तो पहली बार ज्वाइंट सेशन हुआ है ना, आज तक 3 ही बार ज्वाइंट सेशन हुए, ठीक है, पहली बार तो हुआ था 1961 में, हाँ हाँ, आज तक 3 ही बार हुए, पहली बार तो ये, दूसरी बार लिख लो कहीं आ गया तो 1978 में, तीसरी बार 2002 में, है ना, उसके बाद कोई सेशन बस अब तक, हाँ क्वेश्चन आ सकता है ना, हाँ अब तक कितनी बार ज्वाइंट सेशन हुए या संयुक्त अधिवेशन हुए, 3 बार, ठीक है। पहला किस लिए, दहेज के लिए, हम पढ़ेंगे किसके, दहेज के बारे में ना, दहेज के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए खिचड़ी ना पकाओ, मैकाले की बात हो रही थी, आईपीसी और है ना, इसके बारे में हम पढ़ रहे, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, है ना, दहेज के लिए क्या क्या कानून है, क्या क्या सजा के प्रावधान है, ठीक है। कितनी धाराएं हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम में, धारा कितनी है, सेक्शन कितने हैं, 10, भाग या अध्याय, चैप्टर कितने हैं, कोई नहीं है ना, दहेज हाँ, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंदर कोई भाग नहीं है ना, ना कोई अध्याय है, ठीक है, कितनी धाराएं हैं, 10। अब इन 10 धारा को हमें पढ़ना, ठीक है, यहां तक कोई समस्या। सेक्शन 1, सेक्शन को कहेंगे आप हिंदी में धारा,
कोई समस्या? सेक्शन 1 में क्या है ना, यही पढ़ेंगे। अगर कहीं किसी को समझ में नहीं आ रहा है ना तो पूछ लो, कोई समस्या नहीं। फिर भी नहीं आ रहा तो फिर पूछ लो, 10 बार पूछो, लेकिन समझ में आना चाहिए। आपके समझ में आ रहा? हाँ जी, आ रहा, ठीक है। 10 धाराएं हैं इस एक्ट में, ठीक है। धारा 1 क्या कहती है? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। संक्षिप्त नाम यानी कि इसका नाम क्या है? क्या है इसका नाम? हाँ जी, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। प्रतिषेध अधिनियम है, ठीक है, 1961, यही इसका नाम है। विस्तार कहाँ होगा? पूरे भारत में, यानी कि पूरे भारत में लागू होगा, संपूर्ण भारत में, है ना। विस्तार पूरा भारत लिख लो। 2019 से पहले, है ना, जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं था, है ना। अगर आपसे पूछ लिया क्वेश्चन क्या कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम जम्मू कश्मीर में कब से लागू है? कब से लागू है? 2019, है ना। लागू है कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि पूरे भारत पे लागू है, ठीक है। इसका विस्तार कहाँ तक है? पूरे भारत। पूरे भारत का मतलब समझ रहे हैं? अगर कोई जहाज में भी है बैठा व्यक्ति तो उस पर भी लागू है। 12 नॉटिकल मील समुद्री सीमा, है ना, यानी कि समुद्री सीमा कितनी होती है? 12 नॉटिकल मील तक। वहां तक भी अगर कोई व्यक्ति है तो उस पर लागू होगा दहेज प्रतिषेध अधिनियम। चलिए, दहेज है क्या? सेकंड सेक्शन क्या कहता है आपका? धारा 2, दहेज की परिभाषा। डेफिनेशन क्या है? किसी विवाह के संबंध में किसी एक पक्ष मतलब लड़का पक्ष या लड़की पक्ष, ठीक है, द्वारा दूसरे पक्ष को या उनके माता पिता रिश्तेदारों को धन संपत्ति मूल्यवान वस्तु देने या लेने को ही क्या कहेंगे हम? देने लेने का वादा करना ही क्या है? दहेज, है ना। आपने प्रोमिस कर लिया कि हम आपको क्या देंगे? स्विफ्ट डिजायर, तो ये क्या हो गया? दहेज, है ना। अब तक क्या हो रहा? दहेज की डेफिनेशन यही थी, है ना। इससे शादी से पहले दहेज 3 स्थिति में दिया जाएगा, या तो शादी से पहले, है ना, या शादी के समय, या शादी के बाद। क्वेश्चन पूछेगा दहेज कितनी स्थिति में दिया जाता है? 3 स्थितियां, है ना, 3 स्थितियां हैं। स्थितियां कैसे बनाया है? 3 कंडीशन, है ना। चलिए लिख लेना। शादी से पहले, शादी के समय और शादी के बाद, ठीक, 3 ही कंडीशन है। अपवाद क्या है? मतलब कौन सी चीज दहेज में नहीं होगी, यानी कि अगर कोई सामान्य उपहार या भेंट अगर किसी को गिफ्ट दिया हुआ तो वो दहेज के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। अगर विवाह के अवसर पर, यानी किसी को किसी ने क्या दे दी? चैन गिफ्ट, किसी को घड़ी, है ना, किसी को प्लाट, किसी को गाड़ी, है ना, तो वो अगर आपने कह दिया कि ये मेरी तरफ से क्या है? गिफ्ट, तो उसको दहेज नहीं माने। बस कंडीशन क्या है? डिमांड ना हो, मांग ना हो, है ना। चलिए, एक मेहर, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। मेहर, मोमडन, मुस्लिमों में क्या? शादी के समय दहेज दिए, शादी के समय क्या? लड़का पक्ष, है ना,
नहीं, लड़का पक्ष लड़की वाले को दहेज मतलब मेहर देगा, है ना। लड़के का पिता लड़की को कुछ पैसे देगा, है ना। हाँ हाँ, लड़के वाला ही तो देगा। लड़ लड़ एक अगर लड़के का पिता ना हुआ, बाई चांस लड़के का पिता ना हुआ, चाचा देंगे, ताऊ देंगे, कोई तो देगा। तो लड़के पक्ष की तरफ से जो लड़की पक्ष को है ना, जो धन दिया जाता है जिसे उनकी भाषा में मेहर कहते हैं, तो ये दहेज के अंदर नहीं होगी, यानी कि मुसलमानों पर लागू नहीं है दहेज प्रतिषेध अधिनियम। सिंपल भाषा है ना, उसको क्या कहेंगे आप, मेहर। चलिए, मुस्लिम विवाह के दौरान मेहर दहेज, है ना, अभी पढ़ा दिया। 1989 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, किस मामले में, हरवंश सिंह बनाम गुरशरण कौर। हाँ, ये मामला था कि दहेज है क्या, दहेज है क्या, प्रत्येक मांग। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, प्रत्येक मांग क्या है, दहेज। ध्यान रखो, वो किसी भी रूप में हो, प्रत्येक डिमांड क्या है, दहेज। मतलब अगर किसी भी रूप में, है ना, मांग भी क्या, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, यानी कि आपकी शादी होगी, है ना, और शादी के बाद या शादी से पहले या शादी के दौरान, प्रत्यक्ष रूप तो यह है कि आप डायरेक्ट कह रहे कि मुझे ये चाहिए, है ना, ठीक है, या फिर आप बिचौलिए के थ्रू कुहारे, है ना, ये कह दे शर्मा जी के लड़के को फॉर्च्यूनर मिली थी, है ना, और वो तो कुछ भी नहीं करता, मैं तो फिर भी सरकारी नौकरी पे हूँ, है ना। तो ये क्या हो गया, अप्रत्यक्ष रूप से आपने डिमांड कर ली, किसकी, दहेज की, ठीक है। तो यानी कि वो भी क्या होगा, दहेज। उसमें भी कौन लदेगा, आपका बिचौलिया। चलिए, चलिए सेक्शन 3 क्या कहता है भाई, धारा 2 में क्या है, धारा 1 में आपने देख लिया, संक्षिप्त नाम पूरे भारत में विस्तार होगा, है ना, ठीक है। और प्रारंभ, एक सेकंड, प्रारंभ बताया आपको, 1 जुलाई, प्रारंभ कब होगा, 1 जुलाई 1961, प्रारंभ कब हुआ इसका, 1 जुलाई 1961 में। चलिए, सेकंड हमने डेफिनेशन पढ़ ली, दहेज क्या है इसके बारे में जान लिया, ठीक है। थर्ड होगा आपका दहेज देना और लेना निषिद्ध, यानी कि देना और लेना क्या होगा, अपराध, ठीक है। हाँ, यानी कि दहेज देने और लेने पर सजा, कहीं कहीं लिखा होगा शास्ति, ठीक है, शास्ति, सजा या शास्ति एक ही शब्द है ना। कौन से सेक्शन में है, लेने या देने पर सजा कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 3 में या धारा 3 में, है ना। कोई व्यक्ति दहेज न दे, न ले और न ही देने लेने में मध्यस्थता करे, ठीक है, वरना क्या सजा होगी, पनिशमेंट क्या होगा, 5 वर्ष का, ध्यान रखना, न्यूनतम 5 वर्ष का, हाँ, मिनिमम तो आपको 5 साल की सजा होगी, ऊपर कितनी भी हो, न्यूनतम 5 वर्ष का कारावास, जुर्माना क्या होगा, 15,000 प्लस दहेज में दी गई राशि, जी जी जी, हिसाब भी लगा दिया, इरादे ठीक नहीं लग रहे तुम्हारे। चलो, क्या कह रहे हैं,
तो आपको न्यूनतम सजा 5 साल है ना। अगर आपको 5 साल कम करानी, आपने दहेज ले लिया, मान लिया, तो कौन करेगा कम? न्यायालय। सजा कम कौन करेगा? न्यायालय। यानी कि न्यायालय को अधिकार है सजा कम करने का। वो 5 साल से कम भी कर सकता है विशेष परिस्थिति देखकर। यानी कि अगर हाँ घर की स्थिति उसकी दयनीय है, उसके घर में कमाने वाला नहीं है ना, या उसके माता पिता बीमार है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में न्यायालय उसकी 5 साल से कम सजा कर सकता, ठीक है। चलिए सेक्शन 4, ध्यान रखना, जितना देना अपराध है उतना लेना, है ना, जितना लेना अपराध है उतना देना, ठीक है। किस सेक्शन के तहत? सेक्शन 3 के तहत। कोई समस्या? दहेज मांगना निषिद्ध, डिमांड, ये इंपॉर्टेंट है ना। सेक्शन 4, दहेज मांगना क्या है? अपराध। कौन से सेक्शन में? धारा 4। कोई समस्या? किसी भी पक्ष द्वारा दहेज की मांग करना अपराध है ना। किसी भी पक्ष, अगर मैं पक्ष की बात कर रहा, समझ में आ गया, सगे संबंधी आपके फूफा जी है ना, जीजा जी, ठीक है, और खुद आप, आपके माता पिता है ना, ये सब क्या है? पक्ष है ना। अगर किसी ने, यानी कि आपके फूफा जी नाराज हो गए, मेरी तो गुंठी आई नहीं, तो क्या कर लिया? दहेज की डिमांड कर ली। माता जी कह रही क्या, मेरे तो पंजाबी कुंडल नहीं आए, है ना, मुझे तो सिंपल वाले दे दिए, तो आपने क्या कर ली? दहेज की डिमांड। कोई समस्या? पिताजी क्या कह रहे हैं? 11,000 नहीं 21,000 होने चाहिए थे यहाँ, तो ये क्या हो गया? दहेज की डिमांड। यानी कि लड़की पक्ष, लड़की वाला जा सकता है कोर्ट में, ये कह रहा 11,000 की जगह 21,000 होने चाहिए, है ना, तो ये क्या हो गया? दहेज। चलिए सजा क्या होगी? 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा। यानी कि अगर आपने दहेज की मांग कर ली, सिर्फ मांग कर ली, तो आपको सजा मिलेगी 2 वर्ष से, सॉरी 6 माह से 2 साल तक। धारा 3 में क्या था? देना या लेना, यानी कि दहेज आपने दे दिया, है ना, दहेज मिल चुका, तो लेना और देना क्या है? अपराध। सेक्शन 4 में क्या है? अब तक दहेज दिया नहीं, अब तक सिर्फ डिमांड करी, है ना, क्या? दहेज की डिमांड करी शादी के बाद, मुझे तो जाना कहाँ? तुम्हारे साथ, जहां तुम ड्यूटी कर रहे, और नहीं तो क्या, मैं धारा सेक्शन 4 के तहत क्या आप पे इल्जाम लगा दूंगी, आप मांग रहे क्या? बिल्कुल हो सकता है, जब आप इल्जाम लगाना कोई आसान वो थोड़ा ही ना है, उसमें कोई टैक्स थोड़ा ही ना लग रहा, आप किसी पे भी इल्जाम लगा दो। तो हाँ, अगर आपने ऐसा नहीं किया, ठीक है, तो मैं आप पे दहेज का मुकदमा मांगने वाला, किस सेक्शन के तहत? सेक्शन 4 के तहत। कोई समस्या? हाँ, 6 महीने, न्यूनतम 6 माह आप जेल जाओगे, और 2 वर्ष तक, है ना, आपको सजा मिलेगी, जुर्माना होगा 10,000, ठीक है। क्या कह रहे हैं? ये जिस पर आरोप लगेंगे, है ना, पतिदेव को। कोई समस्या? आगे बढ़े, किस सोच में हो? हम्म, ये तो वैसे भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना, आपके जीवन के लिए भी इम्पोर्टेंट है ना, तो अपने पप्पा जी को समझा कर रखना, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ा भाई, जिसके यहाँ 2 भाई हैं,
बड़े भाई को क्या मिलेगी? मोटरसाइकिल स्प्लेंडर। और छोटा भाई कह रहा क्या क्या है? मोटरसाइकिल ही मिली, उन पर मोटरसाइकिल ही रहेगी थी, है ना। छोटा भाई बिगड़ गया, देखा होगा आपने, ऐसा होता है। छोटा भाई कह रहा गाड़ी मिलनी चाहिए थी 4 पहियों की, तो ये भी क्या हो गया? दहेज, यानी कि डिमांड की जा रही। तो छोटा भाई उसका तो टिक्का नहीं लगेगा, समझ रहे ना। चलिए सेक्शन 4A, ये भी इंपॉर्टेंट। विज्ञापन द्वारा दहेज की मांग, है ना। यानी कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट करोगे तो वो भी क्या होगा? अपराध। एडवर्टाइजमेंट कैसा? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। क्या कह रहे हैं? हाँ, अगर कोई इससे शादी करेगा, है ना, तो उसको मिलेगा एक स्विफ्ट, है ना, एक कार मनपसंद, एक फ्लैट नोएडा में, है ना, और तीसरा, और क्या, 1 kg लिख लो, 1 kg गोल्ड है। अगर आपने इस तरह का विज्ञापन निकाल दिया कहाँ? न्यूज़पेपर में, है ना, या फिर किसी सोशल मीडिया हैंडल पे, यूट्यूब वगैरह पे, तो आप पे कौन सी धारा लगेगी? सेक्शन 4A, है ना। इसमें लदेंगे कौन से? आपके पंडित जी भी, है ना। यानी कि दहेज को लेके आप अगर विज्ञापन कर रहे तो उसमें क्या होगा? आप लग जाओगे। पंडित जी कैसे? जब चिट्ठी पढ़ी जाती है ना, पता होगा, जब सगाई होती है ना, सगाई, तो पंडित जी पढ़ते हैं, एक फ्रीज, 3 कूलर, है ना, माता जी की कुंडल, है ना, और अब सुनो, उपहार में दिए जा रहे हैं, लेकिन आप विज्ञापन कर रहे हैं, वहां क्या है? वहां लोग बाग इकट्ठे हैं, है ना। आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि इसको ये मिला, तो पड़ोसी क्या सोचेगा? यानी कि गलत भावना पैदा हो रही समाज में, यानी कि समाज में क्या जा रहा? गलत संदेश। तो पंडित जी भी धरे जाएंगे। अब वैसे कम कर दिया, बंद कर दिया, है ना, ऐसा करना। कहीं कहीं आज भी है कि एक 4 पहियों की गाड़ी और 3 कुंडल, एक घड़ी लड़के के भाई की, इस तरह का विज्ञापन होता है नहीं? तो उसमें क्यों आपके पंडित जी भी धरे जाएंगे? किस सेक्शन के तहत? सेक्शन 4A के तहत, है ना। चलिए सेक्शन 5, धारा 5 क्या कहता है? दहेज का कोई भी समझौता, कोई भी एग्रीमेंट, यानी कि कोई भी करार, करार कहीं अगर आ गया, कोई भी समझौता, कोई भी करार, या कोई भी एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? शून्य। मतलब दहेज लेने और देने के लिए को लेकर आपके बीच में करार हो गया, क्या? बिचौलिए को कहा, पहले ही बात कर लिए, है ना, गाड़ी चाहिएगी कौन सी? फॉर्चूनर। फॉर्चूनर से कम तो बात ही ना करो, है ना। अगर ऐसा ही बनोगे तो इससे कम तो बात ही ना करो, है ना। चलिए, तो गाड़ी चाहिए कि फॉर्चूनर, बिचौलिए को बोल दिया गया, और आपका वो फार्म हाउस 40 बीघे वाला, है ना, जो आपका दिल्ली के पास में है ना, हरियाणा वाले बॉर्डर पे, और और कहाँ? राजस्थान जाऊं? इतनी सस्ती जमीन का क्या करोगे?
भाई राजस्थान जाके क्या करूंगा, है ना, सस्ती जमीन है। चलिए खैर, मैं तो ऐसा नहीं सोच रहा, है ना। लेकिन हाँ, आप मत सोचना, मेरे सोचने ना सोचने से फर्क नहीं पड़ता, है ना। चलिए, दहेज का कोई भी समझौता, कोई भी एग्रीमेंट, यानी कि बिचौलिए ने एग्रीमेंट कर दिया, चलो ठीक है, और लड़की के पिता ने भी कह दिया क्या, ठीक है, जो तू कह रहा हम देंगे, कोई दिक्कत नहीं, है ना, बाद में देंगे, जहां साइन करवाने करवा ले। ये स्टाम्प लाया इसने, साइन करवा लिए, ठीक है, कि एक प्लाट, ये सब कुछ साइन हो गए। और उसके बाद लड़की का पिता नहीं माना, किसी कारणवश, कि मैं तो नहीं देता, है नहीं, मैंने तो नहीं कोई एग्रीमेंट करा। और बिचौलिया और लड़के वाले कहाँ पहुंच गए कि हमारी तो पहले ही तय हो गई थी, हमारा तो पहला ही समझौता हो गया था कि हमें ये चीज दी जाएगी, तो ठीक है, पहुंच जा कोर्ट। तो कोई भी समझौता इस प्रकार का क्या हो जाएगा, शून्य, यानी कि कोर्ट इसको नहीं मानेगा, है ना। चलिए, सेक्शन 6, दहेज का पत्नी और उसकी वारिसों के लिए होना। आपको दहेज मिल गया, वारिस मतलब उत्तराधिकारी, है ना, ठीक है, वारिस मतलब बच्चे, ठीक है। अगर आपको कोई भी दहेज मिल चुका है, ठीक है, दहेज दे दिया, तो उस पर अधिकार किसका होगा, पत्नी का, ध्यान रखना। हाँ, अगर आपको पहले, वो क्या होता है, वो शादी से पहले क्या प्रोग्राम, अंगूठी वाला, रिंग सेरेमनी वाला, है ना। अगर आपको रिंग सेरेमनी में आपको उसने कुछ उपहार दे दिया, ठीक, और बाद में मांगने लगी, तो मतलब आप दे देना चुपचाप, ठीक है। नहीं तो सेक्शन 4 के तहत, सॉरी, सेक्शन 6 के तहत क्या कहेगी, उसी में लिखा हुआ कि सब पे अधिकार किसका है, पत्नी का। मैं कह दूंगी ये तो दहेज है, क्या, जो मैंने दिया, तो चुपचाप अपनी अंगूठी निकाल। हाँ, अब आरोप तो कौन लगाएगा, महिला की। हाँ हाँ, दहेज लेना देना दोनों अपराध है। अब वो कह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा 1989 में, क्या, कि मांग, जिसने मांग की, है ना, जिस चीज की मांग की वही क्या हो गया, दहेज। आपने एक पेन भी दे दिया और उसकी किसी ने मांग की, तो ये भी क्या हो गया, दहेज, है ना। 19 हाँ, 1989 से पहले यही तो मसला फंस रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि दहेज वही होगा जिसकी मांग होगी, यानी कि प्रत्येक मांग क्या होगा, दहेज। अब वो कौन डिसाइड करेगा, लड़का या लड़की, है ना, लड़की करेगी। हाँ, और उसके पास प्रूफ भी है, ये देखो, गुंथी पिराई, है ना, ये देखो, एक क्या, कड़ा दिया सोने का, है ना, तो वो आरोप लगा सकती है ना। ये पूरा एक्ट ही किसकी, महिला के प्रोटेक्शन के लिए है ना। इसमें आप कहीं से भी कहीं उम्मीद ना करें पुरुष वर्ग कि आपके लिए है, ठीक है। इसमें तो बस इतना जान लो कि कैसे बचना, ठीक है। चलिए, सेक्शन 6 में क्या, अधिकार किसका होगा, पत्नी का, है ना। विवाह के बाद, यदि विवाह के बाद दिया गया वो दहेज है ना, तो जिस तारीख से वो दिया, सिंपल भाषा में समझ है ना, यदि कोई दहेज विवाह के बाद दिया गया, तो जिस तारीख से वो दिया, उस तारीख के 3 महीने के अंदर, कितने, 3 माह, 3 माह के अंदर किसको ट्रांसफर कर दोगे आप, पत्नी को, है ना। या शादी से पहले,
हाँ, अगर शादी के बाद दिया गया तो शादी के बाद जिस तारीख से दिया गया हो, है ना, ठीक है। मान लिया शादी के बाद फर्स्ट एनिवर्सरी, ठीक है, फर्स्ट एनिवर्सरी, इस पे आपने क्या किसी महिला से, है ना, किसी भी अपनी पत्नी से डिमांड कर ली, है ना, ठीक है, डिमांड कर ली क्या कि एक एसी, है ना, एक एसी इतना बहुत है ना, एक चैन, है ना, जो आई थी वो तो थी एक तोड़े की, इसमें मजा नहीं है, एक चैन, है ना, ठीक है, तो एक चैन की डिमांड कर ली। हाँ, तो जिस दिन एनिवर्सरी थी उसकी, उस दिन के 3 महीने के अंदर अंदर वो आपको वापस करनी पड़ेगी, चैन भी और एसी भी, ठीक है, अगर पत्नी ने आरोप लगा दिया, समझ गए। अगर अगर शादी से पहले, हाँ जी, अगर शादी से पहले मांग कर ली, मान लिया शादी से पहले मांग कर ली और किसी कारण से उसने दे दिया, शादी से पहले डिमांड कर ली, तो शादी की तारीख, है ना, शादी की तारीख के 3 माह के भीतर, है ना, 3 माह के भीतर उसे वापस करना पड़ेगा, है ना, कोई समस्या, यानी कि जिस दिन आपकी शादी होगी उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको उसको वापस करना पड़ेगा, जो पहले कहाँ आपको दी गई थी, जब आप मिलने गए थे पहली बार, है ना, और आरोप लगा दिया कि ये दिया था मैंने कब, शादी से पहले, है ना, और शादी के बाद आपकी बात बिगड़ी, है ना, क्या कह रहे हैं, आप कुछ भी दे दो, है ना, ठीक है, अगर आप मुस्लिम हो तो कोई दिक्कत नहीं, मेहर है, अगर आप मुस्लिम नहीं हो तो आपके लिए, ठीक है, ये आपके लिए नहीं है भाई, ये महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए है, हाँ, चलिए, अगर बाई चांस डेथ हो जाए, है ना, बाई चांस डेथ हो जाए महिला की, है ना, हाँ, महिला की डेथ हो जाए तो, है ना, तो उसके माता पिता या उसके वारिस को वो दहेज मिलेगा, समझ लेना, हाँ, अगर मृत्यु हो जाए, है ना, पीडीएफ में सब लिखा लेकिन आप समझ लो, है ना, मृत्यु हो जाए तो उसके वारिस को, है ना, यदि वारिस भी नहीं है तो माता पिता को, किसके, लड़की के, है ना, उसका अधिकारी कौन होगा, या तो उसका वारिस होगा, बच्चे होंगे, या फिर उसके, क्या कह रहे हैं, फिर वो ट्रस्ट में जाएगी, है ना, फिर ट्रस्ट में जाएगी, है ना, और ट्रस्ट डिसाइड करेगा वो किसको देनी है ना, न्यायालय डिसाइड करेगा, हाँ, ये संपत्ति किसको देनी है, चलिए, ऐसा ना करो, है ना। सेक्शन 7 क्या है भाई, अपराधों का संज्ञान, यानी कि अपराध आपने कर लिए, इसका संज्ञान कौन लेगा, है ना, मतलब क्या है कि आपके अपराधों का ध्यान कौन करेगा, है ना, आपके अपराधों को की देख रेख कौन करेगा कि आपने अपराध किया, है ना, इसकी जांच कौन करेगा, इसके बारे में क्या है, सेक्शन 7, अपराधों का संज्ञान। अधिनियम की इस धारा के अंतर्गत अपराधों की जांच और मुकदमे चलाने की प्रक्रिया, संज्ञान क्या है,
इसकी जांच करना और मुकदमे चलाना कौन करेगा? हाँ जी, इसकी जांच कौन करेगा? महानगर में घटना हो रही तो महानगर मजिस्ट्रेट, यानी कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ये अगर महानगरों में हो रही घटना तो इसकी जांच कौन करेगा? महानगर मजिस्ट्रेट, है ना। इंग्लिश में भी आ सकता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, है ना। अगर हो रही गांव कस्बे में, छोटे शहरों में, आपसे संबंधित कौन? प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, या फिर कह दो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट। यानी कि अगर आपने दहेज लिया या दिया या दहेज से संबंधित अपराध किया तो आपकी जांच कौन सा अधिकारी करेगा? प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट, यानी कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, है ना। ये संबंधित है, हाँ, गांव से ही समझना है ना। ये संबंधित है गांव से, ये संबंधित है शहर से, है ना। शहर महानगर, है ना। छोटे कस्बे गांव, उसकी देखरेख कौन करेगा? प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट। कोई समस्या? क्या करे? तो इसकी ये बताया तो अभी, प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट, है ना। इंग्लिश में भी ध्यान रखना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो फर्स्ट क्लास, ठीक है। सेक्शन 8, अपराधों की प्रकृति, नेचर ऑफ ऑफेंस। अपराधों की प्रकृति क्या है, यानी कि ये कैसे अपराध है? हाँ जी, अपराध कैसे हैं? नंबर 1 गैर जमानती, नॉन बेलेबल। नंबर 2 संज्ञेय अपराध, है ना, कॉग्निजेबल। समझ में आ रहा? गैर जमानती मतलब आपको बेल नहीं मिलेगी, है ना। अगर आप पे दहेज का केस हो चुका, ठीक है, और साबित हो चुका आपने दहेज लिया, तो आपको कोई बेल नहीं मिलेगी, है ना। यानी कि इसे गंभीर श्रेणी में रखा गया। इस अपराध को क्या, दहेज लेने देने को क्या, गंभीर श्रेणी में, दहेज मांगने को क्या, गंभीर श्रेणी में रखा गया, है ना। कुछ गंभीर मामले हैं जिसमें गैर जमानती अपराध माना गया, है ना। तो नॉन बेलेबल, आपको बेल नहीं मिलेगी। समझ रहे? बेल मतलब समझ रहे हैं? जमानत, है ना। चलिए, संज्ञेय, एक है संज्ञेय, एक है असंज्ञेय, है ना। असंज्ञेय, नॉन कोग्निजेबल, नॉन कोग्निजेबल। संज्ञेय अपराध में है जिसमें वारंट नहीं दिखाया जाता, वारंट की आवश्यकता नहीं होती। कैसे हैं संज्ञेय अपराध? हाँ, आपके यहाँ पुलिस आई गिरफ्तार करने और आप कहो क्या, आपने पढ़ा था वारंट दिखाना पड़ेगा, आपका अधिकार है, कौन से आर्टिकल के तहत? तो संज्ञा में क्या मतलब, कौन सा संज्ञा और असंज्ञा में क्या करता? बता तो रहा, संज्ञा में आपको वारंट नहीं दिखाना, है ना। हाँ जी, जब आपके घर में पुलिस वाले आएंगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, वारंट दिखाओ। तो ये अधिकार आपका छीन जाएगा, किसमें? दहेज के मामले में,
है ना। आपको अधिकार नहीं है कि आप पुलिस वाले को कहे क्या वारंट दिखाओ, यानी कि बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर ले जाएगी पुलिस। क्या समस्या है बताओ। आपके घर में पुलिस आती है ना, आपने अपराध किया, ठीक है, चलिए, और आपको अधिकार है आर्टिकल 22 के तहत, पढ़ा था आपने संविधान में आर्टिकल 22, गिरफ्तारी के संबंध में कुछ संरक्षण, है ना। और आप कहे कि मेरा राइट है आर्टिकल 22 के तहत कि क्या राइट है, आप गिरफ्तारी कर रहे हैं लेकिन मुझे कारण तो बताओ, है ना। कारण का मतलब वारंट, मुझे ये तो दिखाओ किसने कहा मुझे गिरफ्तार करने के लिए, किस अपराध के लिए मुझे गिरफ्तार कर रहे। हाँ, अब दहेज सुनो नहीं, वारंट का मतलब यह है कि आप कहां से लिखवा कर लाए, है ना, कौन से न्यायालय से आप प्रूफ, हाँ, कौन से न्यायालय से लिखवा कर लाए या किस अधिकारी ने आपको कहा, वारंट का मतलब यह है, ठीक है। मुझे गिरफ्तार करने के लिए किसने आदेश दिए, ये बताओ मुझे पहले, है ना। तो इस मामले में आपको अधिकार नहीं है वारंट मांगने का, इसे ही कहेंगे आप संज्ञेय, कॉग्निजेबल, है ना। ये गंभीर अपराध है दहेज, ठीक है। असंज्ञेय समझ में आ गया, जहां आप वारंट दिखाओगे, यानी कि किसी ने आपको हल्की फुल्की लड़ाई कर ली, है ना, कोई आपका विवाद हो गया, तो उस मामले में आप वारंट मांग सकते हो पुलिस वाले से, ठीक है। दहेज के मामले में तो नहीं, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 8 मारपीट क्या आ गई, झगड़ा हो गया, किसी ने पैरेड दे दी चौकी में जाके जी, एक मिनट कंप्लीट हो जाना है ना, चल। सेक्शन 8 क्या कहता है, अपराध का बोझ अभियुक्त पर होगा। अभियुक्त मतलब शब्दों को पहचाना है ना, आरोपी, यानी कि जो आरोपी होगा उसे ही साबित करना पड़ेगा कि मैं क्या हूं, निर्दोष। कौन से सेक्शन के तहत, सेक्शन 8A के तहत। यानी सेक्शन 8 क्या कहता है, अपराध का बोझ अभियुक्त पर होगा, यानी कि अपने आप को निर्दोष साबित करेगा कौन, जिस पे आरोप लगे हैं, अभियुक्त मतलब आरोपी, ठीक है। हाँ, वो अपने प्रूफ निकालेगा, वो ही साबित करेगा, वही एविडेंस इकट्ठे करेगा, कौन, आरोपी, अपने आप को सही साबित करने के लिए, ठीक है, कि मैं आरोपी नहीं हूं। कोई समस्या। किस सेक्शन के तहत, सेक्शन 8A के तहत, मतलब आप पे आरोप लगा दिए, ठीक है। तो अब महिला ने आरोप लगा दिए, पत्नी ने आरोप लगा दिए, तो पत्नी एविडेंस नहीं देगी, मतलब समझ रहे, उसको सही साबित करने के लिए कि मैं निर्दोष हूं, मैंने ये दोष नहीं किया, तो आपको ही एविडेंस देने पड़ेंगे। कौन से सेक्शन के तहत, सेक्शन 8A के तहत। गिरफ्तार हो गया तो हे भगवान, अरेस्ट तो जब होगा जब वो आरोप साबित हो जाएगा। चलिए, बच आपकी जान बच रही है ना, जल्दी से खत्म कर लो। सेक्शन 8B है ना, दहेज प्रतिषेध अधिकारी, डीपीओ। डीपीओ इस धारा के अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति कौन करेगा, राज्य सरकार, ठीक है। डीपीओ की नियुक्ति कौन करता है, क्वेश्चन पूछ लेगा, राज्य सरकार। किस सेक्शन के तहत, 8B के तहत। डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर, है ना। सेक्शन 9 नियम बनाने की शक्ति, है ना। दहेज के नियम कौन बनाएगा दहेज को लेकर, है ना। सेक्शन 9 तो अधिकार देता है किसको, केंद्र सरकार,
दहेज के मामले में नियम कानून बना सकती है केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल। और सेक्शन 10 देगा आपकी राज्य सरकार। राज्य सरकार भी नियम कानून बना सकती है दहेज को लेकर, दोनों दोनों का अधिकार है। सेक्शन 9 के तहत केंद्र सरकार को, अलग अलग मतलब केंद्र सरकार का बना दिया कोई और राज्य सरकार का बना दिया, दोनों को फॉलो होंगे, है ना। सेक्शन 9 के तहत केंद्र का, अब मैं तो बना नहीं रहा इसे अलग अलग मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? ठीक है, मैं बता रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना दिया आपका दहेज प्रतिषेध अधिनियम, है ना। अब राज्य की, सब राज्य की कंडीशन अलग अलग है ना। किसी राज्य में जनजातियां बहुत ज्यादा है ना, और किसी राज्य में जनजाति नहीं है, समझ रहे। किसी राज्य में जो है ईसाई वर्ग बहुत ज्यादा है, नागालैंड, है ना। और किसी राज्य में अलग अलग कंडीशन है हर राज्य की, है ना, वहाँ की संस्कृति क्या है ना। तो इस आधार पर राज्यों को अधिकार दिया गया सेक्शन 10 के तहत कि वो इस मामले में भी दहेज के कानून बना सकता है ना। राज्य सरकार चाहे तो वो छूट दे सकती है अपने व्यक्तियों को, कोई दिक्कत है ना। किनको? SC ST वालों को, सबको नहीं, समझ गए। तो राज्य सरकार बताएगी कि कौन अनुसूचित जाति है, कौन अनुसूचित जनजाति है ना, और किस पे ये एक्ट कम करना, किस पे अधिक करना। क्या बात दिक्कत हो रही? चलिए, अब क्वेश्चन किस तरह का पूछेगा, है ना। क्वेश्चन देख लो आप, 5 मिनट लगेंगे ना, कंप्लीट कर लेते हैं ना, कल को नया पढ़ लेंगे। क्या करें, इससे पता लगेगा क्वेश्चन कैसे पूछेगा। आसान क्वेश्चन है, कर लोगे आप, है ना। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ? आप जितना जल्दी बताओगे उतना जल्दी हो जाएगा ना। ठीक है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम धारा 3 के अंदर क्या है? दहेज देना और लेना दोनों, ठीक है, दोनों क्या है? अपराध। दहेज की मांग से संबंधित अपराध किस प्रकार का है? अभी बताया आपने, गैर जमानती और संज्ञेय, नॉन अवेलेबल और कॉग्निजेबल, ठीक है। चलिए, दहेज लेने देने पर न्यूनतम सजा कितनी है? हाँ जी, कितने लोग हैं जो 6 माह कह रहे हैं? ठीक है, जितने 6 कह रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो अच्छा पहले, दहेज देना और लेना, है ना। चलिए, दहेज देना या लेना, न्यूनतम कितनी? 5। ऐसा तो आप कुछ भी कह दोगे हैं, कल को कह दोगे सर नहीं तो पढ़ाया था ऐसे। चलिए, न्यूनतम कितनी? 5। नेक्स्ट, इस अधिनियम में कितनी बार, है ना, 2 बार, 1984 और 86 में, है ना, संशोधन। चलिए, 2 बार है ना, ठीक है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का किस उद्देश्य के लिए अधिनियमित किया गया? क्या ऑब्जेक्ट था इसका? दहेज का देना और लेना, है ना, दोनों क्या? सी है ना। चलिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में किस धारा के अंतर्गत दहेज मांगने, डिमांड की बात होगी, है ना। दहेज मांगने के लिए शास्ति, मैं अभी बता रहा था आपको, शास्ति मतलब सजा। अगर कहीं शास्ति हो गया तो किसकी बात कर रहा? सजा की, है ना। आर्टिकल 4 के, वधु के माता पिता ने अप्रत्यक्ष रूप से दहेज मांग, अगर डिमांड की बात करा तो सेक्शन 4, आर्टिकल नहीं, धारा 4, है ना, किसकी? धारा 4।
दहेज निषेध अधिनियम के अनुसार दहेज संबंधित स्थितियां, मैंने स्थितियां बताई थी कितनी, 3। कोई दिक्कत? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत दहेज लेने देने या लेने का करार को शून्य घोषित किया जाएगा? हाँ जी, करार समझौता, सेक्शन 5। चलिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत दहेज का पत्नी और उसके वारिसों के लिए, अभी बताया, सेक्शन 6। कोई समस्या? आप बहुत दमादम कर रहे हैं। एक उद्योगपति ने, है ना, इसका बताना आप, है ना, एक उद्योगपति ने विज्ञापन दिया जो कोई किसी भी उसकी अंधी बेटी से शादी करेगा, है ना, उसे उसकी आधी संपत्ति दी जाएगी। क्या उसने कोई अपराध किया? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। 4A के तहत उसने क्या कर दिया? विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट, उसने क्या किया? अपराध। चलिए, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे वहां SI में, है ना। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत अपराध का विचारण किसके द्वारा किया जा सकेगा? हाँ जी, अभी बताया लास्ट में, किसके द्वारा? दोनों के द्वारा, है ना, यानी कि डी। महानगरों, शहरों में कौन? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, है ना, और गांव में कौन? प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, है ना। दोनों ही उत्तर सही होंगे। चलिए अगला, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, कौन करेगा भाई नियुक्ति? अभी बताया, राज्य सरकार। चलिए, है ना, हाँ बिल्कुल, आए हुए क्वेश्चन है, सारे आए हुए क्वेश्चन है। हाँ बस आ गई है, नहीं समझा, है ना।